आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कांकाणी हिरण शिकार मामले में अपडेट है। आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई होनी है। जिला एवं सेशन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। जिला जज राघवेंद्र काचवाल की कोर्ट में यह सुनवाई हो रही है। फिल्म अभिनेता सलमान खान के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी पेश की है। दोनों मामलों में 2 हाजिरी माफी पेश की गई है। मुंबई और जोधपुर में फैले कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया। ऐसे में सलमान का आना खतरे से खाली नहीं है। इन परिस्थितियों में सलमान कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। सलमान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत ने हाजिरी माफी पेश की है। तो जोधपुर में आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई की जा रही है और इसके तहत सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में अर्जी पेश की है, जिसमें हाजिरी के लिए माफी देने की बात की गई है। दलील ये दी गई कोर्ट में कि कोरोना काल चल रहा है, अगर सलमान यहां पर पहुंचते हैं हाजिरी देने के लिए तो खासी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, जिसके चलते कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। इसलिए हाजिरी को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। तो कांकाणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर से खबर, जहां पर सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सलमान खान के वकील ने कोर्ट में अर्जी लगाई है और कहा है कि उनके यहां आने को कुछ समय के लिए रोका जाए, क्योंकि सलमान खान अगर आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट में पेश होते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर कोर्ट तक खासी भीड़ जमा होगी, उनके प्रशंसक जमा होंगे, उनके चाहने वाले यहां पर पहुंचेंगे, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का खतरा है। लिहाजा जब तक इस कोरोना संक्रमण से निजात नहीं मिलती तब तक इस मामले में सलमान खान को आने से माफी दी जाए। और भरतपुर से खबर है, जहां अवैध देसी शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। शराब की 96 बोतलें बरामद की गई। आरोपी भरत लाल को गिरफ्तार किया गया। एसआई राजवीर सिंह ने यह कार्रवाई की। बयाना के कुंडा तिराहे पर यह कार्रवाई की गई है। तो भरतपुर में देसी शराब की 96 बोतलों के साथ आरोपी भरत लाल को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर की बासनी पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सूचना के बाद शहर के मधुबन हाउसिंग बोर्ड में एक बिल्डिंग पर छापा मारा, जहां से 2 युवक और हुक्के के कई फ्लेवर जब्त किए गए। वहीं मौके पर हुक्का पी रही कई युवतियां फरार हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से हुक्का संचालक भी गिरफ्तार हुआ, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी है। और कोटा से बड़ी खबर, दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया। सब्जी दिलवाने के बहाने इसने दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी। कोटा से यह खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आरोपी जिसने पीड़िता को धमकी दी जान से मारने की, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिरोही से बड़ी खबर, नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। किडनैप कर उसका रेप करने का मामला सामने आया। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी आ चुका है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। 3 दिन पहले का यह मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला
सामने आया। 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतका के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। खास बात यह रही कि इस मामले की रिपोर्ट आरोपी के पिता ने ही दर्ज करवाई थी। मासूम के साथ हुई हैवानियत की घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। दिल को दहला देने वाली इस घटना के बाद रविवार को मासूम के गांव में एक भी घर का चूल्हा नहीं जला। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि मासूम का अंतिम संस्कार करने से पहले गांव के लोग और परिजन आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाने की मांग पर अड़े रहे। के आसपास एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गांव से, जो मेरपुरा गांव है, वहां से एक नाबालिग बच्ची है वो गायब है। उसके बाद में जो लोकल सीओ हैं और एसएचओ है, उन्होंने जाकर के गांव के अंदर जाकर के नक्शा मौका देखा और उसके बाद में टीमें गठित करके और बच्ची की तलाश शुरू की गई। और झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। जहर खाने से पति पत्नी की मौत हो गई। हॉस्पिटल ले जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों ने आखिर जहर क्यों खाया था। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पति पत्नी दोनों ने जहर खाया। जब उनके घर वालों को पता चला तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये सूचना इतला मिली थी हमारे को कि एक पति और पत्नी ने जहर खा लिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक लौटिया के हैं राजेंद्र यादव, उम्र उसकी 46 साल है। उनकी पत्नी है सुनीता, उनकी उम्र 43 साल है। यहाँ हमने CHC में मेडिकल करवा दिया उनका। और चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी खबर, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। शराब सेल्समैन का ये शव है। धरोल गांव के बाहर केबिन के पास ये शव पड़ा हुआ मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। और उदयपुर में किरण माहेश्वरी का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उदयपुर निवास पर अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। किरण माहेश्वरी को सभी पार्टी के नेताओं ने याद किया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उनकी अंतिम संस्कार की अंतिम प्रक्रिया इस समय चल रही है। उदयपुर से ये सीधी तस्वीरें। मुक्तिधाम से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर बहुत चुनिंदा लोग यहां पर जो हैं वो जमा हैं। अंतिम दर्शनों के बाद उन्हें मुक्तिधाम में लाया गया। सभी लोगों ने उनके निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सभी ने उनके निधन पर ट्वीट के जरिए शोक जताया, उनके परिजनों से बातचीत की
अंतिम सत्य है, चलिए 10 PhD करो, 100 करना को कोई आपने हाँ बोलिए अन्य लंबा नहीं गुरु में मन बन जाओ तो भी पता है कि आना सब कोई नहीं आएगा, गवे घर वाला खोल नहीं, बड़े भी घर वाले खोल लेते हैं, बोलो गुरु बुद्धि जाते तो ऐसी कंडीशन में घर वाला में दूरी होने दोनों पड़ेगा और कांकाणी हिरण शिकार मामले में आपको एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। सलमान को कोर्ट से हाजिरी माफी मिल चुकी है। 2 मामलों में इनको हाजिरी माफी मिली है। कांकाणी हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने हाजिरी माफी दे दी है, क्योंकि सलमान को आज ही कोर्ट में पेश होना था। आगामी 16 जनवरी को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। सलमान को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश होने के आदेश दिए गए। अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत ने सलमान की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा था। तो सलमान को दोनों मामलों में, कांकाणी हिरण शिकार मामले में और आर्म्स एक्ट मामले में, दोनों में ही कोर्ट ने हाजिरी माफी दे दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर, जिस दलील के आधार पर यह माफी दी गई है कि कोरोना संक्रमण फैल सकता है, लेकिन 16 जनवरी को फिर जो है वो पेश होने के निर्देश दिए गए हैं, तो क्या ये 16 जनवरी तक कोरोना संक्रमण जो है वो उसका प्रभाव नहीं रहेगा? चंद्रशेखर, देखिए आशिफ, आज जो है जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काठवाल की कोर्ट में सलमान खान से जुड़े 2 मामले में सुनवाई होनी थी, जिसमें कांकाणी हिरण शिकार मामला जिसमें सलमान खान को 5 साल की सजा मिली थी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट मामला जिसमें सलमान खान को CJM कोर्ट ने बरी किया था। सलमान की अपील और सरकार की अपील दोनों पर ही सुनवाई होनी थी, लेकिन आज मामले में सलमान की ओर से फिर एक बार जो है हाजिरी माफी पेश की गई। उस हाजिरी माफी में दलील दी गई है कि मुंबई और जोधपुर में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे में सलमान खान का यहाँ पर पेश होना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काठवाल भी अवकाश पर थे, इसके चलते इस मामले में आज सुनवाई टल गई है। आगामी 16 तारीख को सलमान खान को आवश्यक रूप से पेशी पर पेश होने के जो है आदेश दिए गए हैं। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो वर्तमान में जो हालात है वो जोधपुर की ठीक नहीं है। लगातार करीब 500 से भी ज्यादा मरीज यहाँ पे पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में कोर्ट में भी उसी के जरिए सुनवाई हो रही है, जिसके चलते जो है इस मामले में सुनवाई टल गई है। अब आगामी 16 जनवरी चंद्रशेखर, 16 जनवरी को क्या एक बार फिर से हाजिरी माफी की अर्जी लगाई जा सकती है, या सलमान को जो है वो अब हाजिरी माफी नहीं मिलेगी, उन्हें आना होगा? देखिए आशिफ, बात करें तो सलमान खान को लगातार कोरोना संक्रमण की वजह से जो है लगातार हाजिरी माफी मिल भी रही है। सलमान खान को लगातार 3 पेशियों से जो है कोरोना संक्रमण के चलते ही हाजिरी माफी मिली है, बल्कि इसके अलावा जो है सलमान खान को आवश्यक रूप से पेश होने के पहले ही आदेश हो चुके थे। लेकिन अब यदि 16 जनवरी को भी यही हालात रहते तो ऐसे में फिर एक बार हाजिरी माफी पेश की जा सकती है और राहत मिलने की भी आसार नजर आ रहे हैं। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी परेशानी कोविड मेडिकल वेस्ट से कोरोना संक्रमण का बढ़ता खतरा है, लेकिन जयपुर के लाल डूंगरी डिपो में करीब 50 मजदूर ऐसे हैं जो बिना सुरक्षा संसाधनों के यहां कचरा छांटने का काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने मौके से जायजा लिया।
राजधानी जयपुर में कोरोना काल के बाद में जो कोरोना वेस्ट है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल हम लाल डूंगरी डिपो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कचरे को बाकायदा क्लासिफाइड किया जा रहा है, इसका वर्गीकरण किया जा रहा है, छटनी की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं वो लोग लगे हुए हैं और कोरोना काल से ही ये तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। रोज़ाना शहर से करीब 100 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ भरकर आती हैं और यहाँ पर कचरे को रखा जाता है, बाकायदा उसकी छटनी की जाती है और अलग अलग जगह कचरे को भेजा जाता है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन के ज़रिए तमाम जयपुर के वार्डों का कचरा पहले यहाँ आता है, तो उसके बाद में नाई की थड़ी और दूसरे अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। जो मेडिकल वेस्ट अपने आप में हुआ करता था, पहले इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद में अब मेडिकल वेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। यास्मीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लंबे समय से, पिछले 25 साल से इस इलाके में काम कर रही हैं। पूरे कोरोना काल में उन्होंने और उनकी टीम ने यहाँ पर काम किया है। ये कचरा छांटने का काम करते हैं। जो हालात हैं वो इतने पहले से अलग हैं कि अब आप देख सकते हैं कि जो कोरोना में यूज़ होने वाले सैनिटाइज़र हैं, उनकी बोतल्स हैं, ख़ास तौर पर मास्क हैं, हैंड वॉश है, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। क्या स्थिति है यास्मीन जी यहाँ पर, और आप लोग किस तरह से काम करते हैं? आप खुद की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी एहतियात बरतते होंगे। हाँ, यही है, जो मास्क वगैरह सैनिटाइज वगैरह यूज़ करते हैं। और यहाँ तक कि मान लो जो कोरोना काल जब से बना है यहाँ के लिए, अभी तक हम लोगों को कोई किसी एंगल से कोई परेशानी नहीं आया। इतना दिन से हमने काम करा, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आया। लेकिन अभी स्थिति क्या है, किस किस तरह का कचरा आ रहा है और उसमें कोरोना से जुड़ा हुआ कचरा कितना बढ़ गया? कोरोना की जुड़ा हुआ कचरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे सैनिटाइज की बोतल वगैरह ज़्यादा आने लग गए, मास्क की जो मास्क यूज़ करता है वो सब मास्क ज़्यादा आने लग गए होटलों में से, हर चीज़ में। और पानी के बोतल वगैरह से, मतलब कोरोना की गाड़ी, मान लो जो जब से कोरोना बढ़ जा रहा है, कचरे के अंदर 10-15 गाड़ी एक्स्ट्रा बढ़ गया। ऐसी स्थिति में तमाम लोग अपना काम जारी रखे हुए, लेकिन एक गुजारिश ये भी कर रहे हैं कि इन्हें भी थोड़ा बहुत सुरक्षा के संसाधन, जिसमें चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, ऐसी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अक्सर ये देखने में आया है कि जिस तरीके से अभी कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी खासतौर से जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं तब से एकाएक दिन प्रतिदिन कोई ना कोई रिकॉर्ड कोरोना के केसेस का पूरे राजस्थान में बनता जा रहा है। इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जितने भी डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, जो अपन नॉर्मली अपन जैसे मास्क हैं या और कोई गाउन्स हैं या पीपीई किट्स हैं या हॉस्पिटल के भी वेस्टेजेस ऐसे हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड हैं या कोरोना के वार्ड्स में या आईसीयूज़ में यूज़ होते हैं, ऐसी चीज़ों को निश्चित तौर पर प्रॉपर डिस्पोजल की आवश्यकता है। तो मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में 2677 नए मामले सामने आए और अब तक 2,68,000 के पार जा चुके हैं। कुल 2,37,098 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी प्रतिशत अब 88.44% हो चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 साथी जुड़ चुके हैं। सौरभ गस्ती जयपुर से, शाकिर अली कोटा से, ललित सिंह जोधपुर से। शाकिर, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। जो तस्वीर सामने आ रही है, जो बड़े शहर हैं राजस्थान के, उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रिकवरी परसेंटेज तो हालांकि बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण नहीं रुक रहा। संक्रमण उसी तेजी से फैल रहा है जिस तेजी से कयास लगाए गए थे, अंदाजा लगाया गया था कि तीसरी वेव आएगी। वैक्सीन अभी बहुत दूर है, या फिर यूं कहा जाए कि आने में समय लगेगा। तो क्या वो गाइडलाइंस में कमी रह रही है शाकिर? लोग इसकी अच्छे से पालना नहीं कर रहे? कहां आपको लगता है कि शाकिर जो है वो बड़े शहरों के अंदर कमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल आसिफ, आप सही कह रहे हैं। गाइडलाइन की पालना की ही कमी नज़र आ रही है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम शाकिर मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सूचना की जा रही है, ग्रामीण इलाकों तक भी जो है जी आसिफ। जी जी शाकिर, कहिए, मैं सुन पा रहा हूं आपको। आसिफ, आप जो बता रहे थे कि बड़े शहरों में क्यों नहीं थम रहा है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि गाइडलाइन में जो जिस तरह की जो निर्देश दिए गए हैं उसकी पालना में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में अब जरूर जो है कुछ बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जागरूकता अभियान से जुड़ गया है, मास्क भी पहन रहे हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको जो है वो
टोक भी रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में और जो शहर के भीतरी इलाका जो है, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी जो है गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है। बाज़ारों में भीड़ जो है वो उमड़ रही है। शादियों का सीज़न है, खरीदारी के लिए लोग लगातार पहुँच रहे हैं, लेकिन ना दुकानदार इस बात की परवाह कर रहे हैं और ना ही जो लोग आमजन जो बाज़ारों में पहुँच रहे हैं उन्हें इस बात का डर है। क्योंकि बीच में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार थम गई थी, चुनाव के आयोजन हो गए, तो ऐसे में जो है कई सारे लोगों के दिमाग से कोरोना का डर निकल गया, वो कोरोना को हल्के में लेने लगे। लेकिन जिस तरह से लगातार अब पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, 24 घंटे में कोटा में भी 194 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो प्रशासन की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि जागरूकता अभियान जो है उसको जारी रखा जाए। नगर निगम सैनिटाइजर का जो अभियान है उसको जारी रखे। बिल्कुल शाकिर, जागरूकता अभियान और साथ ही साथ आम आदमी के जागरूक होने की बहुत जरूरत है। शाकिर हमारे साथ तो सौरभ भी जो है वो जयपुर से बने हुए हैं। सौरभ, राजधानी ने अभी भी नंबर 1 हासिल किया हुआ है पूरे राजस्थान के अंदर संक्रमण के मामले में, पॉजिटिव मरीजों के मामले में कहीं से जो है वो नजर नहीं आता सौरभ कि ये आंकड़े कम होने वाले हैं। जी बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में राजधानी में महाविस्फोट हुआ है और अब तक 8 महीनों में सबसे ज़्यादा 700 से ज़्यादा मामले जो हैं वो राजधानी में आए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो जिनको इस कोरोना पर काबू पाना है, वो संस्थाएं एक तरह से लापरवाही अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित करने और वहाँ पर लॉकडाउन करना है। लेकिन राजधानी जयपुर में अभी भी अब चूंकि कंटेनमेंट जोन ही घोषित नहीं किए गए और एक तरह से कंफ्यूजन जो है वो लगातार तमाम संस्थाओं में बना हुआ है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की जो है वो राजधानी में लगाया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार जो है वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन लोग घूमते फिरते बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। 8 बजे बाद ऐसा लगता नहीं है कि राजधानी में कर्फ्यू हो। बिल्कुल सौरभ, साफ तौर पर जो है वो कर्फ्यू जो शब्द होता है उसकी धज्जियां कैसे उड़ती हैं वो आप राजधानी के अंदर 8 बजे के बाद में आकर देख सकते हैं। कर्फ्यू के सीधे तौर पर जो मतलब होते हैं, जो मायने होते हैं, वो ये होते हैं कि कर्फ्यू के अंदर जो समय सरकार ने निर्धारित किया उसके बाद में कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हालांकि बाजार जरूर बंद होते हैं, लेकिन लोगों की जो आमोदरफ्त है वो सड़कों पर वैसे ही नजर आ रही है। ललित, यही हाल क्या 8 बजे के बाद में जोधपुर में भी नजर आता है या लोग पालना कर रहे हैं? देखिए, ऐसे निश्चित तौर पर सही कहा, यहाँ पे भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। 8 बजे बाद लगातार सड़कों पर जहाँ कर्फ्यूग्रस्त इलाका सुनसान नजर आने चाहिए, लेकिन वहाँ गाड़ियों की रेल पे रहती है। कई जगह जो है शादियों की सीजन के चलते कई लोग जो है अवहेलना कर रहे हैं, गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि लगातार शहर में आंकड़े बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार शहर में 450 से ज़्यादा आंकड़े पॉजिटिव साफ आ रहे हैं और 6 से 7 मौतें यहाँ पर साफ तौर पर सामने आ रही हैं। तो ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि शहर में लापरवाही लगातार जारी है। इस बात की गंभीरता को समझना होगा। अस्पतालों में बेड नहीं है, मौतें लगातार हो रही है। अस्पताल में जो लोग पहुंच रहे हैं वो बहुत देरी से पहुंच रहे हैं, लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं तो उनका बचना मुश्किल हो रहा है। तो इन हालातों को समझना होगा और निश्चित तौर पर गाइडलाइन की पालना करनी होगी। जब तक वैक्सीन नहीं आती, मास्क को ही वैक्सीन की समझना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। बिल्कुल ललित, बार बार यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, एनजीओ की तरफ से, जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं उनकी तरफ से। न्यूज़ 18 भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढिलाई ना बरतें। बहुत जरूरी हो तो बाहर जो है वो ना निकलें। इन तमाम छोटी छोटी बातों का एहतियात करके ही आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।